नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा यानी दमा, जिसे हम दमा के नाम से जानते हैं। उस बीमारी के बारे में, क्या है इसकी वजह, क्या है इसके कारण और कैसे इससे बचे। और लेकिन ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के लिए ये समस्या दुनिया में सबसे विकराल है और लगातार बढ़ रही है। तो पहले ये चीज़ समझते हैं कि भारत में स्थिति क्या है, दुनिया में स्थिति क्या है, और तब हम चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और बात करेंगे अस्थमा की। 2019 में दुनिया में 26 करोड़ 20 लाख मरीज हैं, ऐसा ये WHO की फाइंडिंग है। और 4.5 लाख मौतें इसी साल में हुई हैं। और इसी साल में भारत में 2 लाख मौत, यानी 4.5 लाख पूरी दुनिया में, भारत में 2 लाख, 50% से कुछ कम का ये आंकड़ा बैठता है। और इसमें एक बड़ी वजह यह है कि जागरूकता नहीं है, लोग जानते नहीं हैं कि उन्हें ये बीमारी है। छोटा मोटा कोई रोग समझकर उसको झेलते हैं, बाद में स्थिति विकट हो जाती है। इसी वजह से इसका जो फैलाव है वो भी ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर बीमारी गंभीर होगी तो और भी दूसरे खतरे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब माहौल बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि एक बेहद विकराल प्रदूषण की चपेट में पूरा देश आ चुका है, शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, तब ज़्यादा चिंता इसको लेकर होती है। तो एक्सपर्ट्स के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा दें। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर राजेश चंद्रा हमारे साथ हैं। अमृता अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर सौरभ पाहुजा हमारे साथ है। और द योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र भी हमारे साथ होंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पाहुजा, आपसे शुरुआत करते हैं। ये भारत में बता रहे हैं कि दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा मौतें हुई हैं, केसेस भी ज़्यादा हैं और तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, ऐसा हमारी स्टडीज़ कहती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल सच है। ये जो डाटा आपने दिखाया है, जो WHO का डाटा आपने दिखाया है, सिमिलरली हमारे यहाँ पे एक इंडियन स्टडी भी है, उसमें भी ये सेम डाटा पाया गया है कि लगभग 13 से 14% मरीज पूरे विश्व भर में जो भी अस्थमा के हैं, उनमें से वे सब 13-14% भारत में ही पाए जाते हैं। तो डाटा बिल्कुल ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल डाटा हो, चाहे वो नेशनल डाटा हो, दोनों सजेस्ट करता है कि हमारे यहाँ पे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब हमारे यहाँ पे जिस प्रकार के मरीज हैं वे ज्यादा गंभीर हैं, उनमें मौतें भी ज्यादा पाई जाती हैं एज कंपेयर टू जैसा कि विदेशों में या बाकी सब देशों में किया जाता है। और उसका सबसे मूल रूप कारण है अज्ञानता। हमारे यहाँ पे लोग अस्थमा को कोई एक बीमारी नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ पे लोग अस्थमा का इलाज नहीं कराना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे जो अस्थमा का प्रॉपर इलाज है, जैसे कि इनहेलर्स, लोगों के लिए उसके प्रति कोई भी जागरूकता नहीं है। इन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई वुड से कि लोगों के अंदर इस चीज को लेके बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि इनहेलर्स नहीं लेना चाहिए, इनहेलर्स लेने से इनहेलर लेने की आदत लग जाती है, इनहेलर्स से लंग्स कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए लोग इस बीमारी को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में इस बीमारी से ज्यादा मौतें होने का, एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी विश्व में बाकी वर्ल्ड्स की बात करें तो। डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर पाहुजा की बात से आपके लिए सवाल मेरे मन में है कि जागरूकता की कमी है, लोग नहीं जानते, इलाज नहीं करवाना चाहते। ये इसको अगर हम तोड़ना चाहें, इससे बाहर निकलना चाहें, क्या वो चीज़ें हैं जिनके प्रति लोगों को अलर्ट होना चाहिए? हमारा ये कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं उनको एक 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 आइडिया मिलना चाहिए कि कैसे इस बीमारी की शुरुआती पहचान वो कर पाए या दूसरे लोगों में वो कर पाए। पहले तो मैं अपना नाम करेक्ट करा दूं, मेरा नाम राजेश चावला है, जी राजेश चंद्रा नहीं। जी जी तो जी डॉक्टर चावला जी। तो इनकी जो देखिए जो पहचान है, जो अस्थमा की, इसमें क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है कि होता क्या है। इसमें जो सांस की नलियां हैं उसमें सूजन आ जाती है, जो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उससे जो पेशेंट है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। तो जो भी उसके ट्रिगर्स हैं, उसके कांटेक्ट में आने से सांस की नलियों में भीड़ापन आ जाता है और उसमें जो बलगम है वो अटकने लगता है। तो क्या होगा, इसमें पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी आती है,
CTC की आवाज़ आती है, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें वो व्हीज जो है चेस्ट के अंदर सुनाई देती है। ये आमतौर पे लक्षण है। कई लोगों में सिर्फ खांसी होती है, उनको सांस नहीं फूलता है। कुछ लोगों में उनके नेजल सिम्टम्स भी काफी होते हैं, जैसे नाक से पानी आना, छींके आना, और अलग से भी होता है और सांस की बीमारी के साथ होता है। तो आमतौर पे ये लक्षण होते हैं, और ये लक्षण जो है वो जरूरी नहीं है कि सारा साल रहें। कुछ व्यक्तियों में सीजन चेंज पे होते हैं, हर एक का, कोई किसी को ठंड में ज्यादा होते हैं, कुछ व्यक्तियों को सारा साल भी होते हैं। और इसमें जब पेशेंट नॉर्मल होता है, अगर उसके हम टेस्ट करते हैं, जो नॉर्मली हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिससे कि टेस्ट करते हैं, वो जब पेशेंट नॉर्मल होता है तो बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अस्थमा नहीं है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी नेजल सिम्टम्स होते हैं, सांस में कठिनाई होती है, खांसी होती है, बलगम आता है, ये आमतौर पे इसके सिम्टम्स है। और आमतौर पर लोग ये समझते हैं डॉक्टर चावला कि अ, ये चीज़ अगर होती है, सर्दी खांसी है भाई, थोड़ी सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। आप भी कह रहे हैं कि पूरा साल या हमेशा लगातार नहीं रहता। तो क्या रिकरिंग होना इसका एक बड़ा संकेत है कि आपको बीमारी हो सकती है? नहीं, ये पहली बार में भी डायग्नोज हो सकता है, किस तरह से प्रेजेंट किया है और उस हिस्ट्री लेते हैं, उसको पेशेंट को उनकी फैमिली में क्या हिस्ट्री है। लेकिन पहले एपिसोड में कई दफा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस और भी कई इन्फेक्शंस में सेम तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ये रिकरिंग होता है, कोई खास पैटर्न होता है, तो हमें पहचानने में आसानी होती है। और जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं व्यक्तियों के, तो उनको पहले टेस्ट करते हैं, फिर उनको ब्रोंकोडायलेटर, जिससे सांस की नलियां वापस खुली हो जाती हैं, मतलब दवाई देने का जो भीड़ापन आता है वो नहीं रहता है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को एस्थमा की पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादातर रिकरेंस, जैसा कि आपने कहा, ज्यादातर रिकरेंस जब होती है तब, और सांस के टेस्ट द्वारा हमें इस टेस्ट का, इस बीमारी का पता लग जाता है। जी। डॉक्टर पाहुजा, एक और सवाल, अगर लोग नहीं तुरंत चेतते हैं शुरुआत में ही, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, क्या खतरे बढ़ जाते हैं? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर लोग इस बीमारी को नहीं ठीक से पकड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके बीमारी आगे चल के सीवियर अस्थमा या डिफिकल्ट टू कंट्रोल अस्थमा, या जिसे हम रीमॉडल्ड अस्थमा कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो सकती है। इसमें देखिए होता क्या है, आज सपोज किसी को पहली बार इसका एपिसोड हुआ, उनकी सांस की नलियों में सूजन आएगी, हो सकता है कुछ समय के बाद वो सूजन ठीक हो जाए। फिर जब उन्हें रिकरेंट एपिसोड होगा, दोबारा वही सेम प्रक्रिया होगी। धीरे धीरे करते करते कुछ समय के साथ क्या होगा, वो सांस की नलकियां परमानेंटली रीमॉडल्ड हो जाएंगी। रीमॉडल मतलब परमानेंटली सिकुड़ जाएंगी। और अगर शायद हम इसे पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में पकड़ के प्रॉपरली ट्रीट कर देते इनहेलर्स या नेबुलाइजर्स के द्वारा, तो हम इस रीमॉडलिंग को प्रिवेंट कर सकते थे। बहुत बार हमारे पास जब मरीज आता है जिसको कई सालों से अस्थमा होता है, जिसने कभी उसका ठीक से इलाज नहीं लिया होता, वो उस स्थिति में हमारे पास आता है कि उसको मैक्सिमम दवाइयां, इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स, टैबलेट, इंजेक्टेबल देने के बाद भी हम उसको पूरी तरह से राहत नहीं दे पाते हैं। या कई बार 4 से 5% तक मरीज ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के सीवियर अस्थमा की स्टेज में चले जाते हैं कि उन्हें बार-बार भर्ती होना पड़ता है, बार-बार उन्हें ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो अगर हम इसको शुरुआत में पकड़ लें, प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कर लें, तो हम ये जो आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जैसा मैंने बताया, रीमॉडल्ड अस्थमा या सीवियर अस्थमा, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत बार मरीजों की इस अस्थमा के अटैक से जान तक चली जाती है। जैसे कि आपका डाटा बता रहा है कि 2 लाख मौतें 2019 में सिर्फ भारतवर्ष में हुई। तो ये मौतें भी प्रिवेंट की जा सकती हैं अगर लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो और वे प्रॉपर तरीके से जाके इसका इलाज करवाएं। जी। तो ये आपने सुनी हमारे डॉक्टर साहिबान की क्या राय है अस्थमा के बारे में। अब हम चलते हैं हंसा जी योगेंद्र के पास। हंसा जी, ये सांस की बीमारियां तो कोई नई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आज हो रहा है। ठीक है, अस्थमा उसको एलोपैथिक में टर्म करते हैं। योगा में सांस की सेहत को या सांस की बीमारियों को कैसे एड्रेस करते हैं प्रिवेंशन के लिहाज से? देखिए, कोई भी बीमारी, जैसे कहा गया है, अचानक कभी नहीं होती।
योग में बात करते हैं जागरूकता की। अगर मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, मुझे सांस अच्छी तरह आनी चाहिए तो ही मेरे शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ध्यान दूं। सांस के साथ सब कुछ का संबंध है। मेरी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, मेरा कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, मेमोरी पुअर हो जाएगी, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं सांस बराबर नहीं लूँगी तो। और इसीलिए ज़रूरी है कि प्रिवेंट किया जाए। जैसे ही लगे कि सांस ठीक से नहीं आ रही तो इंसान को कुछ करना चाहिए। मेडिकल तो बहुत कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर इंसान की अपनी खुद की तो जिम्मेदारी है ना कि मुझे स्वस्थ रहना है। और इसीलिए शुरुआत ही जब इसकी होती है कि आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, छींकें आ रही है, तो वहीं ध्यान दो और वहीं देखो कि आप जरा थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बराबर करो, प्राणायाम, अपने सांस की कैपेसिटी को बढ़ाओ, अलग अलग लेवल पर बढ़ाओ। जैसे क्लेविकुलर मसल्स ठीक किया, डायफ्राम मसल को का उपयोग किया। क्या होता है अस्थमा में, हम सांस अंदर लेने का प्रयत्न करते हैं मगर छोड़ते नहीं हैं, ब्रीदिंग आउट होता ही नहीं है इन लोगों में। और इसीलिए उन्हें सिखाना पड़ता है लंबा सांस छोड़ो और थोड़ा सा रुको। तो जब ये होगा तो सांस अंदर पूरी आएगी। तो ये एक ट्रेनिंग की बात है जो हम देते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं अस्थमा से पीड़ित, और उन्हें बताना पड़ता है कि भाई ये आराम से प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। शुरुआत में ही अपने आप को पकड़ लो। खान पान में ध्यान देना पड़ेगा उनको कि ठंडा ठंडा खा लिया और फिर सांस की नसें सूज गई। अब ये कितना गलत है। इन लोगों को ठंडा पीना तो कभी भी नहीं चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ लोगों को कि जब भी आप खाना खाओ तो गला साफ हो जाना चाहिए। थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया, गुनगुना पानी पी के गले को साफ कर लो, नहीं तो धीरे धीरे कफ बन जाता है। और ठंडा कुछ ले लिया तो और भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो थोड़ी डिसिप्लिन की तो ज़रूरत होगी अगर आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि ये उनकी टेंडेंसी है उनके शरीर में। किसी को टेंशन में अस्थमा होता है, किसी को टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को टेंशन में लूज मोशन होता है। तो जिनको अस्थमा है इन्हें टेंशन में ही सर्दी खांसी कफ होने लगता है, और इसीलिए तभी ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम यही एजुकेट करते हैं लोगों को कि आप बहुत ही आराम से प्रिवेंट कर सकते हो प्रॉब्लम को। योग में ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे नेसल पैसेज को साफ रखने के लिए हम बताते हैं जलनेती, सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर, या तो उसके गार्गल करना ज़रूरी है। जब भी आप बाहर से घर आओ थोड़ा गार्गल कर लो। जरा हाइजीन पर ध्यान दो, स्वच्छता पर। और उसी तरह नाक के अंदर थोड़ा सा पानी को खींच लिया अंदर, एक बूंद भी पानी अगर नाक से मुंह में आ जाए तो वो नेसल पैसेज को, सलाइवा को हटा देगा और जो भी इन्फेक्शन है वो भी हट जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये जलनेती। तो वो करना सीखें, हम सिखा देते हैं। और जब वो करते हैं उसके बाद उन्हें अटैक आता ही नहीं। और अगर आया कभी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं आने के, धूल वूल नाक में जा रही है, घर में वो पेंटिंग वगैरह हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, तब उसमें आप अस्थमा का पेशेंट बैठा होगा आराम से, तो उसके सांस में तो तकलीफ होने ही वाली है। इसलिए उसको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि जहाँ पेंटिंग हो उस रूम में रहना ही नहीं, या निकल जाओ, जब पेंट वेंट हो जाए तब आ जाओ। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता बनानी बहुत ज़रूरी है। आजकल कंस्ट्रक्शंस इतने बढ़ गए हैं आसपास कि हवा में ही काफ़ी प्रदूषण है। बहुत तो ही हमारा मकसद भी यही है, जागरूकता, और उसी मकसद से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन हंसा जी ने काफ़ी ऐसे आपको ट्रिगर्स दिए हैं जिनसे कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ट्रिगर्स की चर्चा करेंगे। अस्थमा के ट्रिगर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेज करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करें अस्थमा या दमा की। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, साथ ही योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर चावला, ट्रिगर्स अस्थमा के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे इसको लॉक कर सकते हैं? अगर लोगों को पता है कि उन्हें ये बीमारी है तो अपने ट्रिगर्स कैसे वो पहचान सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंस होगा इसका? पहले तो ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि क्या ऐसी चीज है जिसके कांटेक्ट में आने से आपको अस्थमा का जो दौरा है या अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम्स हैं,
टेंशन है, इस तरह से हाउस डस्ट माइट है, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रिगर हो सकते हैं। बट इसमें ज्यादातर हम लोगों को ये कहते हैं कि अपनी एक डायरी मेंटेन करो, किस चीज से आपको अस्थमा का दौरा आता है। ये ठंड से आता है, एसी के कांटेक्ट से आता है, या इनमें जो चीजें मैंने कही इनमें से किसी ड्रग से आता है। तो वो उनका सेवन ना करने से उनका जो अस्थमा का जो सिम्टम्स हैं या अस्थमा का दौरा आने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो इस बार जो वर्ल्ड एस्थमा डे का जो थीम है वो यही है, एजुकेशन एम्पावर्स एस्थमेटिक्स। बिकॉज उनकी एजुकेशन डॉक्टर्स, हर एक डॉक्टर से हर एक व्यक्ति को क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्या करें क्या ना करें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितने आप डॉक्टर से पूछेंगे उतना आप एस्थमा कम दवाई में कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप ट्रिगर्स नहीं पहचानते हैं, उसके कांटेक्ट में आते जाते हैं, तो आपकी जो एस्थमा की मेडिकेशन है उनकी जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके इन्फ्लामेशन और आपकी जो भीड़ियां होनी है नली, वो सब बहुत ज्यादा होता जाता है। तो इसीलिए ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई पेशेंट को पता होना चाहिए कि जब उसके सिम्टम्स हुए वो डायरी मेंटेन करें, मैं ये किया, तो डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें से कोई ट्रिगर है, और फिर डॉक्टर उनको एडवाइस कर सकता है कि आगे से आप ये ना करें। जी। और डॉक्टर पाहुजा, एक सवाल ये है कि ये बच्चे और बड़े सब में होता है। हमने जो बातचीत की वो थोड़ा बड़ों के पर्सपेक्टिव से की है। बच्चों में अर्ली इसको लोकेट करना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप को ही करना पड़ेगा, अभिभावक को ही करना पड़ेगा। उनके बारे में कुछ स्पेशल अगर बात हो ध्यान रखने लायक, तो वो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को पता लगे। जी, बिल्कुल सही सवाल है। पहले ये माना जाता था कि अस्थमा सिर्फ बच्चों में होता है, बट अब विज्ञान क्लियरली कहता है कि बड़े, बच्चों और बूढ़े किसी भी एज में अस्थमा हो सकता है। बड़े और बुजुर्गों के लिए बहुत आसान है बताना, तो उससे डॉक्टर बहुत आसानी से पहचान सकता है। और ये पीएफटी, जैसा कि ऑलरेडी चावला सर ने बताया कि पीएफटी के टेस्ट से करके हम इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। बट बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है इस अस्थमा के सिम्टम्स को समझना कि उनके सिम्टम्स क्या हैं। आमतौर पर जिन बच्चों में बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाना या पसलियों का चलना, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि जब छोटा बच्चा बीमार होता है तो उसकी पसलियां बहुत तेज चलती हैं, या उनके गले से एक सीटी जैसी आवाज, जिसे हम वीजिंग कहते हैं, इस तरह की आवाज का आना, या किसी एक टिपिकल वेदर में, जैसे कि बदलते मौसम में सर्दी से गर्मी में जाते हुए या गर्मी से सर्दी में जाते हुए या बारिशों के मौसम में जाते हुए, इस तरह के बच्चों में लक्षण आ जाना, यह एक साइन या यह एक निशानी हो सकती है कि शायद ये बच्चा अस्थमैटिक हो सकता है। आमतौर पे जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चों में, तब भी इस तरह के सिम्टम आते हैं। बट अगर कोई बच्चा बार बार इस तरह के सिम्टम शो कर रहा है, हर चेंजिंग वेदर में शो कर रहा है, कभी कभार किसी किसी पर्टिकुलर चीज के एक्सपोजर से, जैसे कि धूल से, धुएं के एक्सपोजर से या ठंडी चीज के एक्सपोजर से बच्चा इस तरह के सिम्टम शो कर रहा है, प्लस उनके माँ बाप में से, माता पिता में से, या फिर दादा दादी, नाना नानी में से किसी में ऐसी हिस्ट्री है अस्थमा की, तब इस तरह के बच्चों को हमें खास तौर पर उनके पीडियाट्रिशियन से जाके इवेल्युएट करवाना चाहिए कि क्या ये एक नॉर्मल सर्दी जुकाम है जो इस बच्चे को हो रहा है, या फिर ये एस्थमा है जो इस बच्चे को बार बार इस तरह के लक्षण लेके आ रहा है। तो इस तरह की कुछ चीजें, जैसे कि ट्रिगर्स की आइडेंटिफिकेशन, माता पिता में इस चीज बीमारी के होने की हिस्ट्री होना, प्लस उस बच्चे को भी इस तरह के बार बार लक्षण आना, एक तरह का साइन है कि, या इंडिकेटर है कि अब हमें जाके इस बच्चे को प्रॉपर इवेल्युएट कराना चाहिए, रेदर देन इसे सोचने की बजाय कि ये तो एक नॉर्मल सर्दी जुकाम है जो कि ठीक हो जाएगा। जी। और डॉक्टर हंसा जी, आपसे हम ये चाहेंगे कि जब किसी को मान लीजिए बीमारी है, उसको ट्रिगर हो गई बीमारी और परेशान है, सिम्टम्स उसके आ रहे हैं, मैनेज कैसे करें? इसमें योगा क्या मदद कर सकता है? देखिए, योगा डेफिनेटली मदद कर सकता है। पहले तो योग कहता है कि हर रोग की जड़ हमारा दिमाग है। माइंड में जब टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा, एस्थमा में कहते हैं कि पैंटेड एंगर, गुस्सा अंदर दबा हुआ है, आपको चीज़ें पसंद नहीं है, आप बोलते नहीं हो मगर अंदर अंदर गम खा के रहते हो, तो अटैक आने की संभावना रहती है। बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सप्रेशन करना सीखें, जो बोलना है वो प्यार से बोलें,
कोई चीज़ से डिस्टर्ब ना हो, ये सब एजुकेट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो मन को एक तो संभालना, ये एक मेन चीज़ है, और उसके बाद में हमारी लंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाना। अगर हम ही स्ट्रांग होंगे तो कोई चीज़ आपको अफेक्ट करेगी ही नहीं। अगर खुद ही वीक है तो हर चीज़ अफेक्ट करती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जरा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। इसलिए शरीर में ऐसे आसन भी करें कि जिससे सर्कुलेशन अच्छा हो ऊपर की तरफ। जैसे आगे झुकेंगे तो कफ म्यूकस वहाँ छाती में रहेगा ही नहीं, वो हटेगा। वो आसन से बहुत ज़रूरी है हम सांस छोड़कर रोकना सीखें। जैसे हम ओम ये भी बोलते हैं तो सांस बाहर निकाल रहे हैं। हम जब भी गाते हैं सांस बाहर निकाल रहे हैं। तो जब भी बोलते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह करना सीख जाएं कि लंबा सांस बाहर छोड़ना और रोकना। अब ये आ गया तो बहुत ही फायदा होगा। यानी शुरुआत हुई और उससे निकल गए। बच्चे और बड़े जब सिर गीला करते हैं, ये हमारे अनुभव है कि जब सिर हमेशा गीला ही रहता है, रोज बाल धो रहे हैं साहब, बालों में पानी डाल रहे हैं, तो साइनसिस तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे और अपने आप फिर बातें नीचे जाएंगी। इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि पानी के साथ ज़्यादा खेलो मत, क्विक बाथ लेना सीखो, और सिर अगर गीला किया है तो झट से सुखाओ, रोज़ रोज़ गीला करना नहीं है। ये सब एजुकेट करना ज़रूरी है कि जिससे वो अपने आप को संभालें। डायरी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप डायरी मेंटेन करो कि किस तरह आपने क्या खाया, आहार, आपका रूटीन क्या था, आपने कुछ एक्टिविटी की कि नहीं विहार, आपका टाइम टेबल क्या है, सवेरे उठते हो देर से और रात को देर तक सोते हो, रात का खाना देर से खाते हो। मैं हमेशा कहती हूँ सारे लोग एस्थमा पेशेंट्स को रात का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। रात को 6:30 7 बजे तक खा लो, उसके बाद कोई खाने की ज़रूरत नहीं है। खाना पच जाए फिर आप सो तो रात को अटैक वगैरह नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना। खाने के बाद थोड़ा गर्म पानी पी लेना, सफाई हो जाए, ये सब बातें। और कोशिश ये की जाए कि आपको जैसे ही पहला सिम्टम आए, सांस भारी चलने लगी, आपने सब कुछ किया तो डेफिनेटली इनहेलर लेना चाहिए और पहले तो सांस को नॉर्मल करना चाहिए। नॉर्मल हो जाए उसके बाद में फिर आप सांस की की एक्सरसाइज। पहचान और फिर बीमारी का निदान और फिर बीमारी का इलाज, ये सब कुछ संभव है बशर्ते कि आप उसके प्रति ध्यान दें, जागरूक रहें। तो हम समय की सीमा के चलते कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। डॉक्टर राजेश चावला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सौरभ पाहुजा और डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।